हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेबिट गुरु। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत अच्छा हूं। दिस साइड सीए अमित मिश्रा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी इनपुट। जीएसटी इनपुट में किस चीज का इनपुट मिलता है, क्या ब्लॉक क्रेडिट होते हैं, किसका हमको रिवर्सल करना होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। बट उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जीएसटी क्या होता है और जीएसटी में जो तीन तरह के टैक्सेस लगते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी जो आया था वो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ था। इसमें कई सारे टैक्सेस को मर्ज किया गया था, जैसे कि स्टेट टैक्स, वैट हो गया, एक्साइज हो गया, एंटी टैक्स हो गए और भी कई सारे टैक्सेस जिनको इसमें मर्ज किया गया। तो बेसिकली जो जीएसटी होता है उसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। तीन तरह का जीएसटी लगता है। पहला होता है एसजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा होता है सीजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीसरा होता है आईजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें एक और नाम है जो यूटीजीएसटी, जिसको हम यूनियन टेरिटरी का, यानी कि जो स्टेट नहीं है वहां पे यूटीजीएसटी लगता है, टैक्स बोल देते हैं। अब ये टैक्सेस कैसे लगते हैं उसको एक बार हम समझते हैं। देखिए, अगर हम सेम स्टेट के अंदर, मतलब अगर आप यूपी में रहते हो और यूपी के अंदर ही अपना गुड्स खरीद रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो उसको हम इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं, यानी कि विद इन स्टेट। तो वहां पे एसटीएसटी और सीजीएसटी लगता है, दोनों इक्वल परसेंटेज से लगते हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए किसी आइटम पे 18% का जीएसटी है तो उस पर 9% का सीजीएसटी लगेगा और 9% का ही एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यूपी का सप्लायर, सप्लायर मतलब जो बेचने वाला है, और जो खरीदने वाला उसको हम रिसीवेंट बोलते हैं। तो यूपी का अगर सप्लायर है वो मान लीजिए पंजाब में गुड्स बेच रहा है, पंजाब के रिसीवेंट को गुड्स बेच रहा है, तो उस केस में इंटर स्टेट सेल हो जाएगी और उसमें आईजीएसटी लगेगा। जब आईजीएसटी लगता है तो आईजीएसटी सिंगल ही लगता है, यानी कि अगर 18% का रेट है तो 18% का आईजीएसटी ही चार्ज किया जाएगा। सिर्फ बेटा जहां पे स्टेट की जगह पे अगर यूनियन टेरिटरी होगा तो वहां पे एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश का जो सप्लायर है वो गुड्स बेचता है 15,000 रुपए के। किसको बेचता है? मध्य प्रदेश के अंदर ही बेचता है। अब इस पे जो जीएसटी का रेट है वो 18% है, तो 15,000 का 9% इस पे सीजीएसटी लग जाएगा, 1350 रुपए। 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी लगेगा। ये जो सीजीएसटी है, जो स्टेट का टैक्स है, ये तो जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, और जो सीजीएसटी टैक्स है वो जाएगा हमारी सेंटर की गवर्नमेंट को। तो अगर मध्य प्रदेश के सप्लायर ने मध्य प्रदेश में गुड्स बेचा तो ये हमारी कौन सी सेल हो गई? इंटर स्टेट सेल हो गई। इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। अब मान लीजिए जो मध्य प्रदेश में जिस सप्लायर को बेचा वो आगे फर्दर जो बेच रहा है वो राजस्थान में बेच रहा है गुड्स को। 15,000 के गुड्स को फर्दर प्रोसेसिंग करके 20,000 का बेचता है राजस्थान के सप्लायर रिसिपेंट को। अब सप्लायर मध्य प्रदेश का है, रिसिपेंट राजस्थान का है, तो ये हमारी कैसी सेल हो गई? ये हमारी इंटर स्टेट सेल हो गई, सॉरी इंटर स्टेट सेल हो गई। दोनों अलग अलग स्टेट हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे हमारा आईजीएसटी लग जाएगा। तो 20,000 के ऊपर 18% जीएसटी, यानी कि 3600 रुपए का आईजीएसटी यहाँ पर लग जाएगा। अब ये जो राजस्थान का रेसिपेंट था ये फर्दर सेल करता है फिर से राजस्थान में, तो अब क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अब फिर से ये इंटर स्टेट सेल हो गई, विद इन स्टेट के अंदर अंदर। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इंट्रा मतलब सेम स्टेट में, इंटर मतलब दूसरे स्टेट में, इंट्रा मतलब सेम स्टेट में। तो सेम स्टेट में सेल हुई है
20,000 की गुड्स खरीद के इसने 35,000 के बेच दिए। अब सेम स्टेट में तो इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा इस पर, तो लगा दीजिए 35,000 के ऊपर 9% सीजीएसटी 3150 रुपए और 9% ही एसजीएसटी यानी कि 3150 रुपए। तो एसजीएसटी जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट को और सीजीएसटी फिर से जाएगा सेंटर को। सीजीएसटी सेंटर को जाता है जो आता लगता है, और जो आईजीएसटी होता है वो पूरा का पूरा सेंटर को जाता है। इसका अपोर्समेंट बाद में स्टेट को किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर, सारे स्टेट को किया जाता है। तो आई होप आपको जीएसटी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि जीएसटी किस तरीके से लगता है और सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी में क्या डिफरेंस होता है। जी सर। अब देखिए ये गुड्स सेल की मध्य प्रदेश के सप्लायर ने जो गुड्स सेल करी, तो इसके लिए तो ये सेल हुई, मैं इसी केस को कंटिन्यू कर रहा हूं। और जो मध्य प्रदेश में दूसरा रिसिपेंट था उसके लिए परचेज हो गई। जब इसने आगे फर्दर सेल किया राजस्थान को, तो इसके लिए सेल हो गई, मध्य प्रदेश सप्लाई के लिए सेल हुई, राजस्थान वाली के लिए ये परचेज हो गई। तो ये जो सेल परचेज की ट्रांजेक्शन होती है इसके लिए इसका एक विवरण जो होता है, जो टैक्स होता है, टैक्स भरा जाता है, उसकी रिटर्न डाली जाती है। तो उसके लिए हमको जीएसटी के रिटर्न्स को समझना पड़ेगा। रिटर्न्स का मतलब है बेसिकली जो भी पूरे मंथ के अंदर ये मंथली रिटर्न जाती है, जो भी पूरे मंथ के अंदर सप्लाई की है, जो भी सामान बेचा है खरीदा है उसकी डिटेल। तो पहली रिटर्न होती है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 जो होती है आउटवर्ड सप्लाईज की यानी कि सेल की रिटर्न होती है, जो हर महीने की 11 तारीख को भेजनी होती है सप्लायर ने। यानी कि इस केस में जो मध्य प्रदेश का पहला सप्लायर है उसको, अगर मैं इसको नाम दे दूं सप्लायर ए, सप्लायर बी, सी और डी, मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, ए बी सी और डी। तो ए सप्लायर के लिए सेल्स की जो डिटेल रहेगी उसमें 15,000 रुपए का जीएसटीआर में डालेगा सेल, और इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। जो टैक्स पे करेगा वो जीएसटीआर 3B में जाएगा। तो 1 के बाद 3B बनी होती है। 3B क्या होती है? जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स आपने जो भी इनवॉइस सेल किया है, जो जीएसटीआर में डाला है, उसका आपको टैक्स पे करना होता है। तो इसको हम एक समरी रिटर्न बोल देते हैं, जो हर महीने की 20 तारीख तक फाइल करनी होती है। अब जो सेल यहां पे की थी सप्लायर ने सप्लायर रिसिपेंट बी को, तो बी के लिए वो परचेज हो गई। तो जब ये अपनी जीएसटीआर 1 भरेगा, ये जीएसटीआर 1 का डेटा सप्लायर बी को ए ने अपनी जीएसटीआर 1 भरी तो बी को जीएसटीआर 2 में दिखेगा। जो जीएसटीआर 2 होती है ये डायनामिक है, मतलब बी को ऐसे कई सारे सप्लायर ने अपनी रिटर्न अपनी जीएसटीआर गुड्स बेचा होगा, जीएसटीआर 1 डाली होगी, तो ये अपडेट होती रहती है। बट क्योंकि एक पार्टिकुलर डेट को जब 20 तारीख को रिटर्न भरेंगे तो 14 तारीख तक जो जीएसटी का पोर्टल होता है इसको फीस कर देता है। तो वो जो फीस की रिटर्न होती है उसको हम जीएसटीआर 2 भी बोल देते हैं। यानी कि ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, ए का ही डेटा बी में जाता है, लेकिन बी एक स्टैटिक रिटर्न हो जाती है जो 14 तारीख को फीस हो जाती है। जबकि जीएसटीआर 2 जो है वो डायनामिक रिटर्न है, इसमें डेटा अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो एक डायनामिक रिटर्न होती है जिसके अंदर डिटेल होती है सारी इनवर्ट सप्लाई की, गुड्स एंड सर्विसेज की, परचेजेस की, जो जीएसटी वैसे सप्लाई से की जाएंगे। और 2B क्या है? 2B एक स्टैटिक रिटर्न है जिसमें सारे के सारे आईटीसी का डेटा होता है जो 14 तारीख को सिस्टम जनरेट करता है। तो 2A के बेसिस पर ही आईटीसी क्लेम करते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे 2B के बेसिस पे, सॉरी 2B के बेसिस पे क्लेम करते हैं। अब जो हमने जीएसटीआर 3B पढ़ा था, जो 1 और 2, 1 में हमने सेल का डेटा दिया, 1 में हमने सेल का डेटा दिया, 2B में परचेज का डेटा आया। तो सेल और परचेज का जो डिफरेंस का टैक्स है उसकी समझी जीएसटीआर 3B में जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम इस सप्लायर बी की बात करें, तो इसने 15,000 के गुड्स खरीदे, 15,000 पे इसका इनपुट कितना आया? 1350, 1350। तो जीएसटी का इनपुट इसका हो गया आईटीसी 1350 प्लस में 1350, ये हो गया 2700 रुपए।
और जो इसका आउटपुट टैक्स जो उसने सेल पे टैक्स देना था वो कितना होगा, 20,000 की सेल करी, 3600 रुपए का आईजीएसटी दिया, ये 3600 रुपए हो गया। तो ये आएगा जीएसटीआर 1 जो फाइल करेगा उससे जाएगा, और ये जीएसटीआर 2B से जो ए ने फाइल की होगी जीएसटीआर 1 उसके बेसिस पे आएगा। तो नेट निकलेगा 900 रुपए, इसका टैक्स की पेमेंट जीएसटीआर 3B के अंदर मिस्टर बी को करनी होगी। यहां तक क्लियर हुआ? जी सर। तो वही दे रखा है। अब जीएसटीआर 3B के लिए 2 टाइमलाइन होती है। ऐसे लोग जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको रिटर्न मंथली फाइल करनी होती है 20 तारीख को। लेकिन कुछ छोटे व्यापारी भी हो सकते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, जिनका 10 लाख 20 लाख 50 लाख का टर्नओवर है, जो अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम लिमिट डेट में एक्सटेंशन होता है। उनके लिए 2 डेट दी हुई है, एक 22 तारीख और एक 24 तारीख है। इसमें स्टेट वाइज वेरी करता है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, 22 तारीख की जो डेट होती है वो नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया हमारा यूपी, बिहार, उत्तराखंड, उधर असम, मेघालय, उनके लिए 22 तारीख की डेट होती है। जबकि जो 24 तारीख की डेट है वो है साउथ वेस्ट के लिए, जो भी साउथ के स्टेट्स हैं, वेस्ट के स्टेट हैं, जैसे कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो इनके लिए 24 तारीख की डेट होती है। नेक्स्ट आती है बेटा हमारी क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट। तो इसको बोलते हैं हम क्यूआरएमपी स्कीम। ये उन लोगों के लिए होती है जो छोटे व्यापारी है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, क्योंकि जीएसटीआर 1 और 3B मंथली फाइल करनी होती है, बट इन लोगों को क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन होता है। This scheme allows the taxpayers to file GSTR 3B on quarterly basis and pay tax on every month. तो इसका मतलब है कि टैक्स तो आपको मंथली पे करना पड़ेगा, लेकिन जो रिटर्न है जीएसटीआर 1 3B ये क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, ताकि लोगों को कंप्लाइंस बर्डन कम से कम आ सके। और ये जो बेनिफिट मिलता है ये 50 लाख तक की टर्नओवर जो होगी मंथ में उसके लिए ही मिलेगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं मिलता है। तो ये आपकी क्यूआरएमपी स्कीम होती है जिसमें हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, मंथली पेमेंट करते हैं। एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए। यहां तक हमने जीएसटी क्या होता है उसके बारे में समझा, जीएसटी के जो डिफरेंट टाइप्स थे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, उसके बारे में समझा, रिटर्न के बारे में समझा। अब जो हम जीएसटीआर 2B के बेसिस पे जो इनपुट लेते हैं जीएसटी का, जो हमने यहाँ पे 2700 रुपए का इनपुट लिया, इसमें किस चीज का इनपुट मिलना चाहिए, किसका नहीं मिलना चाहिए, और वो किस तरह से मिलता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं ITC। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा इनपुट क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है एनी गुड्स, ऐसे गुड्स जो यूज है या इंटेंडेड टू बी यूज है सप्लायर के द्वारा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अदर देन कैपिटल गुड्स, यानी कोई भी ऐसे गुड्स जो बिजनेस में यूज होने वाले हैं वो मेरे इनपुट गुड्स कहलाएंगे। जैसे कि मैं अगर ये कैलकुलेटर बनाता हूं तो इसके लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए होगी, तो ये जो प्लास्टिक इसमें लगी हुई है ये मेरा क्या है, ये इनपुट है। तो इसको खरीदने में जो जीएसटी मिला होगा वो मेरा आईटीसी कहलाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। नेक्स्ट है सर्विस। अब इस कैलकुलेटर बनाने के लिए मैंने हो सकता है किसी एजेंसी की सर्विस लियो, कोई टेक्निकल सर्विस लियो, तो कोई भी ऐसी सर्विस जो मैंने यूज करी है अपने बिजनेस में सप्लायर ने, वो आपकी इनपुट सर्विस कहलाती है। नेक्स्ट आता है कैपिटल गुड्स। इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए मुझे कुछ मशीनें चाहिए होंगी,
तो मशीन क्या है, मशीन हमारी कैपिटल गुड्स है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जो बुक्स में कैपिटलाइज की जाएंगी। तो ऐसे उस पर जो इनपुट मिलता है उसको हम कैपिटल गुड्स का आईटीसी बोल देते हैं। तो इनपुट एक्सपेंस वही होता है जो चार्ज किया जाता है गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज पर। इसके अंदर जो आईजीएस जो इंपोर्ट में जीएसटी चार्ज होता है वो भी इसके अंदर आएगा, और जो आरसीएम में जीएसटी क्रेडिट मिलता है वो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन में आता है बेटा। आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो हम सेल करते हैं। इट रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन मीन द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड बाय हिम और बाय हिज एजेंट। तो जो भी आप सप्लाई करोगे उस पर जो टैक्स लगेगा वो आपका आईजीएसटी कहलाता है। सेक्शन 16 जो है ये बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ आईटीसी। तो जो आईटीसी आप क्लेम करोगे, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था 2700 रुपए का जो इनपुट क्लेम किया मिस्टर बी ने ए से परचेस पर, वो किस बेसिस पे क्लेम होगा। आईटीसी के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला कि पर्सन क्या होना चाहिए, पर्सन रजिस्टर होना चाहिए, सीधी सी बात है, जो उसके पास जीएसटी नंबर होगा तभी रजिस्टर होगा वो। फिर वो जो सप्लाई कर रहा है वो यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि हम उसी गुड्स का आईटीसी ले सकते हैं जो गुड्स यूज किए जा रहे हो या जिनका इंटेंशन है कि वो बिजनेस में यूज किए जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ कंडीशन दी हुई है आईटीसी अवेल करने की। आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए, जो सप्लायर से आपके गुड्स आया तो इनवॉइस आया होगा। इसके बाद सप्लायर ने अपनी जो डिटेल है डेबिट नोट की या इनवॉइस की वो अपने जीएसटीआर में डाल देना चाहिए, और वो डिटेल आपको जीएसटीआर 2B में दिख रही हो। यानी कि हम अपने एग्जांपल की बात करें तो मिस्टर बी जो है वो तभी क्लेम कर पाएंगे आईटीसी जब ए ने अपने जीएसटीआर में डाल दिया होगा और बी को दिख रहा होगा। इसके बाद बेटा उसने गुड्स को सर्विस रिसीव कर दी हो, अगर बिल टू शिफ्ट का केस है तो डीम टू रिसीव माने जाएंगे। गुड्स को रिसीव कब माना जाएगा, जब वो आपके पास डिलीवर हो जाए, और सर्विसेज को रिसीव कब माना जाएगा, सर्विस आपको प्रोवाइड कर दी जाए। तो जो भी गुड्स और सर्विस है वो रिसीव हो जाने चाहिए। आप उसका जो आईटीसी है वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे आगे कि आईटीसी किस किस का विजिटेड होता है, कौन कौन सा ब्लॉक होता है। आईटीसी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, और जो भी टैक्स चार्ज किया था सप्लायर ने वो एक्चुअली गवर्नमेंट को पे हो गया हो। यानी कि जो मिस्टर ए ने टैक्स चार्ज किया था, यहाँ पे मिस्टर ए ने जो टैक्स चार्ज किया था वो उसने सरकार को पे कर दिया हो। सेल का जो टैक्स है उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन है बेटा क्यों उसने अपनी रिटर्न फर्निश कर दी गई हो 39 सेक्शन 39 के अंदर। अगर गुड्स लॉट में रिसीव होते हैं तो हम मानेंगे जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई। मान लीजिए मैंने अपना घर शिफ्ट किया या मैंने एसी मंगवाया है, तो पहले एसी का इनर पार्ट आया उसके बाद आउटर पार्ट आया, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी उसके बाद ही हम मानेंगे कि गुड्स हमको एक्चुअली में रिसीव हुए। उसके बाद दूसरा प्रोविजन कहता है कि इनवॉइस की पेमेंट आपको 180 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। अगर सप्लायर ने उसका पेमेंट नहीं किया, सॉरी रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया 180 दिन के अंदर अंदर, तो उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और उसको इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा उसका। और जो भी डिफॉल्टेड सप्लाई होगी इस केस में वो 3B के अंदर अंदर मेंशन करनी पड़ेगी कि 180 दिन के बाद पेमेंट नहीं किया और इस पर मैं टैक्स जमा करा रहा हूं। उसके बाद जब वो पेमेंट कर देगा सप्लायर को
तो उसका आईटी उसको दोबारा मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अब ये जो प्रोविजन है टाइम लिमिट का, ये कहाँ कहाँ में नहीं लगता है? आरसीएम, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, जहां पे रिसिपेंट खुद टैक्स जमा करवाता है, सप्लायर रिकवरी नहीं करता इनवॉइस में, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। डीम्ड सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन, ये शेड्यूल 1 के अंदर कुछ सप्लाई दी गई है जो बिना कंसिडरेशन सप्लाई मानी जाती है, क्योंकि पैसा आया ही नहीं, तो 180 दिन वाली कंडीशन यहां पर नहीं आएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट एज पर सेक्शन 15(2)(b, ये वैल्यूएशन का रूल होता है, वहां पे जो वैल्यू दे रखी है उसके बेसिस पर भी वहां पर ये रूल नहीं लगेगा। तो मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया रिसिपेंट ने सप्लायर को, तो उसको अपना आईटी से रिवर्स करना पड़ेगा और उस पर विथ इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा। जब वो पेमेंट कर देगा सप्लायर को, तो वो आईटी से उसको रिगेन हो जाएगा, बट इंटरेस्ट रिगेन नहीं होगा। इसमें थर्ड कंडीशन है बेटा, अगर डेप्रिसिएशन टैक्स कंपोनेंट पे क्लेम कर लिया है, मैंने एक मशीन खरीदी, मशीन पे जीएसटी लगा था, मशीन का मुझे डेप्रिसिएशन मिलता है, तो अगर मैंने जीएसटी के कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, तो उस केस में मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट आईटीसी अवेल करने की। जो टाइम लिमिट होती है वो बेटा 30 नवंबर होती है, फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सन इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स। पहले डेट 20 अक्टूबर हुआ करती थी, सितंबर मंथ की जीएसटी और 3B के रिटर्न फाइलिंग डेट, बट अभी 2 साल से इसको बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीसी आप 30 नवंबर 2024 तक क्लेम कर सकते हो। रूल 36 के अंदर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट की मैंने बात करी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट दिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। एक तो इनवॉइस होना चाहिए सप्लायर के पास, बाय रिसिपेंट आरसीएम डेबिट नोट बिल ऑफ एंट्री रिवाइज्ड इनवॉइस डॉक्यूमेंट। इसका मतलब इनवॉइस के अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। अगर आईएसडी ने इशू किया है तो आईएसडी का इनवॉइस होगा, आरसीएम के केस पे आपने खुद इनवॉइस बनाया होगा, अगर डेबिट नोट के बेसिस पे इनपुट ले रहे हो तो डेबिट नोट की कॉपी होनी चाहिए। इनवॉइस में क्या क्या डिटेल मेंशन होनी चाहिए? टैक्स की डिटेल होनी चाहिए, गुड्स की सर्विस की डिटेल होनी चाहिए, सप्लाई की वैल्यू होनी चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए। अगर कोई फ्रॉड का केस निकल के आता है बेटा, तो उस पर कोई आईटीसी नहीं मिलता है, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फर्निश ना कर दिया गया हो और आपको जीएसटीआर 2B के अंदर ना दिख रहा हो। ये तो मैंने पहले ही बता दी थी कंडीशन आपको। अब सेक्शन 38 के अंदर इनवर्ट सप्लाईज इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात की गई है। सेक्शन 38 में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अगर किसी पर्सन ने अपना जीएसटी नंबर चेंज कर लिया है, या फिर उसके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट तक है, वो सीटीपी एनआरटीपी है उस केस में, या फिर उसने कोई टैक्स पेमेंट का डिफॉल्ट किया है, टाइम पे जमा नहीं कराया, उसने अपनी 3B में जीएसटीआर 1 से कम आउटपुट दिखाया, मतलब 3B में 1 के हिसाब से तो उसकी लायबिलिटी 100 रुपए की आई थी, 3B में उसने 70 रुपए की या 50 रुपए की दिखाई है। अगर उसने 2B से ज्यादा इनपुट ले लिया तो ऐसे सप्लायर से आप परचेस करोगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, या फिर उसने अपने जो उसको आईटीसी अलाउड था उससे ज्यादा टैक्स ले दिया गया है, या फिर पर्सन गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया, तो इन सारे केस में इन लोगों से अगर परचेस करोगे तो आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा। नेक्स्ट है सेक्शन 41 जो आईटीसी के क्लेम की एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस की बात करता है। ये कहता है कि 3B में एचएससी को अपना आईटीसी सेल्फ असेस करना चाहिए और 3B के अंदर क्लेम कर लेना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमेशा आपको इनपुट क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर ने अपना रिटर्न जमा करा दिया है, या उसने उसका अपना जो
आईटीसी था वो रिवर्स कर दिया होगा, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। अब ये जो 180 डेज वाली कंडीशन थी, यहाँ पे रूल 37 दिया हुआ है, जो ये बोलता है कि 180 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट नहीं की गई तो सप्लायर को, सॉरी ये थोड़ा अलग है बेटा, इसमें बोला गया है कि अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन है वैलिड आईटीसी एंड सप्लायर फर्निशेस जीएसटीआर 1 एंड सप्लायर इज नॉट फर्निश आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 3B till 30 September, then the registered person shall reverse ITC in form 3B on or before 30 November of the end of financial year। मैंने एक सप्लायर से माल खरीदा, उसने अपनी जीएसटीआर 1 फर्निश कर दी, क्योंकि जीएसटीआर 1 के टाइम पे टैक्स जमा नहीं होता, टैक्स 3B जमा होता है, पर 3B उसने फर्निश नहीं करी, मतलब रिटर्न तो डाली, टैक्स जमा नहीं किया। तो 30 सितंबर तक भी अगर वो 3B का टैक्स जमा नहीं करता है, 3B फाइल नहीं करता है, तो उस केस में मैं रेसिपिएंट यानी कि मुझे जो आईटीसी है वो रिवर्स करना पड़ेगा। और सप्लायर अगर बाद में 3B फर्निश कर देता है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो ये आईटीसी को क्लेम करने अवेल करने की कुछ कंडीशन थी, एक बार दोबारा से देख लेते हैं फटाफट से। आपके पास इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आईएसटी है तो आईएसटी केस में आपको आईएसटी का डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एंट्री भी चल जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी बेटा, कि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा सप्लायर नहीं होना चाहिए जिसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिला है, या फिर उसने कोई डिफॉल्ट किया हुआ है, उसने 3B में टैक्स कम दिखाया है, या उसने 2B में ज्यादा इनपुट लिया है, तो ऐसे सप्लायर का इनपुट आपको नहीं मिलेगा। सप्लायर ने 39 के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। उसके अलावा आपने सप्लायर को 180 दिन के अंदर उसका पेमेंट कर देना चाहिए। डेप्रिसिएशन के केस में आपको, कैपिटल गुड्स के केस में आपको जीएसटी को कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, करोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। और आईटीसी की टाइम लिमिट 30 नवंबर तक की होती है, उसके बाद आपको आईटीसी फिलहाल का नहीं मिलेगा। तो ये सारी कंडीशन है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने आईटीसी क्या होता है, आईटीसी को लेने की क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किन किन चीजों का आईटीसी मिलता है, किस चीज का इनपुट नहीं मिलता। यानी कि ब्लॉक क्रेडिट, क्या होता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब है इन चीजों का आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, ब्लॉक का मतलब क्या है, इसको लिख लीजिए, इन आइटम्स का आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। नंबर 1 पे आता है मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स में 2 व्हीलर भी हो सकता है, 3 व्हीलर भी, 4 व्हीलर भी, तो कोई भी व्हीकल्स जो मोटर से चलता हो। तो अगर मोटर व्हीकल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि लोगों को लाने ले जाने के लिए यूज किया जा रहा है, अगर उसकी कैपेसिटी 13 या उससे कम है ड्राइवर को इंक्लूड करके, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर 13 से ज्यादा है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। लेकिन इसका एक और एक्सेप्शन है कि अगर कैपेसिटी 13 से कम भी है तो भी आईटीसी मिल जाएगा। कम मिलेगा अगर वो फर्दर सप्लाई में यूज हो रहा है। मान लीजिए कोई गाड़ी का डीलर है जो 4 व्हीलर गाड़ियां होती हैं, पर्सनल गाड़ियां 5 सीटर 7 सीटर, वो खरीदता है और आगे फर्दर रिटेल में बेचता है, तो उस केस में वो फर्दर सप्लाई करेगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा। या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रही है, मान लीजिए बसेस यूज हो रही हैं, उसका आईटीसी मिल जाएगा। या ट्रेनिंग और ड्राइविंग, कोई ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल है, वो गाड़ी खरीदता है और लोगों को ट्रेनिंग देता है कार चलाने की, उसको भी आईटीसी मिल जाएगा। तो ये तो बात थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन की। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है तो आईटीसी हमेशा मिलेगा। तो आईटीसी कब नहीं मिलेगा,
मोटर व्हीकल के केस में अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है और सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, इस वाले केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, बाकी सारे केस में आईटीसी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गुड्स सर्विसेज यूज्ड इन बिजनेस नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। कौन कौन से गुड्स होते हैं? फूड एंड बेवरेज, खाने पीने की वस्तुओं का आईटीसी नहीं मिलता। आउटडोर कैटरिंग, अगर आपने बाहर से किसी कैटरिंग की सर्विस देते हो तो या सर्विस देते हो तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये जो लेडीज अपना मेकअप करवाती हैं उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विसेज का आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लीज रेंटिंग एंड हायरिंग। तो लाइफ इंश्योरेंस तक हम बात करें, इन सारे केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा। लीज रेंटिंग को अलग से डिस्कस करते हैं। लीज रेंटिंग के केस में नॉन मोटर व्हीकल व्हीकल एयरक्राफ्ट का आईटीसी आपको मिल जाएगा। सही, आईटीसी रहेगा, ठीक है। अगर लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग आपने की है, किसके लिए की है? एम्प्लॉय या डायरेक्टर के लिए की है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आउटवर्ड सप्लाई के लिए गुड्स को लीज पे देते हो या कंपोजिट मिक्स सप्लाई में आप सप्लाई कर रहे हो, गुड्स के साथ आप ड्राइवर भी दे रहे हो, मानो कॉन्ट्रैक्टर हो आप, ट्रांसपोर्टर हो, तो गाड़ी के साथ आप ड्राइवर भी सप्लाई करते हो तो वहां पे आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। टेबल बेनिफिट, अगर अपने एम्प्लॉय को दिए छुट्टी वगैरह जाने के लिए, पैसे दिए उसको, उसका भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इन सारे केसेस में जनरली आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन अगर वो ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉय के ऊपर, यानी कि लॉ में लिखा हुआ है कि भाई एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, उनको पीटी ट्रीटमेंट दो, अगर तो वहां पे उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आया? इन सारे गुड्स का आपको आईटीसी नहीं मिलता। कब मिलेगा? जब लॉ में उसको ऑब्लिगेटरी किया हो। मोटर व्हीकल हायरिंग का भी आईटीसी आपको नहीं मिलता। मेंबरशिप का भी इन सारी इन केसेस का भी आईटीसी नहीं मिलता, सिर्फ इसमें मिलता है, बाकी केस में नहीं मिलता। कब मिलेगा? जब वो एम्प्लॉय के लिए ऑब्लिगेटरी है। तो जो गोला बना है वहां पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर केस में, अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पे गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कर रहे हो, कंप्लीशन रिपेयर का काम कर रहे हो, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो यूज हो रही है कंस्ट्रक्शन ऑफ दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का मतलब रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन है, जिसकी कॉस्ट आप कैपिटलाइज करते हो, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी रिपेयर किया, बिल्डिंग किया, कंस्ट्रक्शन किया, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा जितना आपने कैपिटलाइज कर दिया है। सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी एक इसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे इसका आईटीसी मिल जाता है, बाकी किसी केस में आईटीसी नहीं मिलता है। प्लांट एंड मशीनरी में भी कौन से प्लांट एंड मशीनरी? जो अपारिस इक्विपमेंट है, जो फिक्स कर रखे हैं स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए, अब वो फर्दर आउटवर्ड सप्लाई में प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रहे हैं। इसमें क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी में? लैंड एंड बिल्डिंग को एक्सक्लूड करेंगे, टेलीकॉम टावर को एक्सक्लूड करेंगे, पाइपलाइन को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पाइपलाइन बेटा फैक्ट्री के अंदर लगाई गई है तो उसका आईटीसी मिल जाएगा, बाकी सारे केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ पर वही चीज है, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनपुट सर्विस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। ऊपर हमने सीटर की बात की थी, मोटर व्हीकल की बात की थी, अब इसके बाद हम जगह वेसल और एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं।
जैसा मोटर व्हीकल करता है वैसे ही वेदर एयरक्राफ्ट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के केस में नॉर्मली आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन अगर वो फर्दर सप्लाई में ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर में या ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहा है तो आईटीसी मिल जाएगा, और गुड्स के केस में तो आईटीसी हमेशा ही मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और बात देखिए कि अगर जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, लीजिंग की सर्विसेज दी जाती है, मान लीजिए मेरे पास कोई गाड़ी है जिसका मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करता हूँ, उसका मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ, उसका रिपेयर करवाता हूँ, तो अगर वो बिजनेस में यूज होगा नॉर्मली तो मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो लॉ में लिखा हुआ है, मैंडेटरी है या टैक्स सप्लाई के लिए यूज होगा, तो मुझे इन सारी सर्विस का भी आईटीसी मिल जाएगा। ऊपर वाला ही सेम कंडीशन है। जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस का आईटीसी आपको तभी मिलेगा जब वो लॉ में लिखा हुआ है या फिर वो फर्दर सप्लाई के लिए सर्विसेज गुड्स यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फ्री सैंपल की। फ्री सैंपल को एक सप्लाई नहीं माना जाता। मान लीजिए मैं एक कोर्स देता हूँ, एक शर्ट 500 रुपए की है और एक के साथ में एक फ्री दे रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मैंने बेटा दोनों शर्ट के लिए 500 रुपए ही चार्ज किए हैं, इसलिए मुझे उस पर आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। फ्री सैंपल को जो फ्री सैंपल दिए गए, मान लीजिए जो फ्री दिया गया 500 रुपए, इस पर आईटीसी लगानी होगा, तो इस पर मुझे आईटीसी लेना भी नहीं चाहिए था। अगर उसको ले लिया गया है तो उसको सप्लाई माना जाएगा और आईटीसी उसको बिल मिल जाएगा। अगर आईटीसी नहीं लिया गया तो वही ब्लॉक भी नहीं होगा इसके अंदर। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी, किन किन चीजों को आईटीसी नहीं मिलता। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे सेक्शन 10 के अंदर यानी कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे किया गया है, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है मैं बता देता हूं। छोटे सप्लायर जिनका टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ तक हो, ऐसे सप्लायर को एक जीएसटी का कंसेशनल रेट दिया जाता है जो कि 2.5% या 5% है, तो उनको हम कंपोजिशन टैक्स पे कह देते हैं। वो हमेशा अपना इनवॉइस यूज करेंगे तो कंपोजिशन लिखेंगे, अपने जीएसटी नंबर के साथ डिस्प्ले करेंगे, बट वो जो भी इनवॉइस यूज करेंगे उसका आईटीसी उनको नहीं मिलता है, रिसिपेंट को उसका आईटीसी नहीं मिलता है। तो अगर कंपोजिशन सप्लायर कंपोजिशन टैक्स इनवॉइस में लगाकर दे रहा हो तो उस केस में भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बेटा कोई सर्विसेज आईएनआरटीपी ने रिसीव करी, उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर कोई सीएसआर के अंदर ऑब्लिगेशन है, सीएसआर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए कंपनीज को कोई खर्चा करना पड़ता है, कोई सप्लाई रिसीव करनी होती है, गुड्स एंड सर्विस रिसीव करके, उसका भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। पर्सनल कंजम्पशन के लिए आपने कुछ यूज किया, मान लीजिए मेरी टीवी की शॉप है तो मैं उसमें से एक टीवी अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कंज्यूम कर लेता हूं, तो उसका भी मुझे कोई इनपुट नहीं मिलेगा। जो गुड्स लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, स्टोलन हो गए, ट्रांजिट में लॉस हो गया, स्टोर लॉस हो गया, प्रोसेस लॉस हो गया, या राइट ऑफ कर दिए गए, या बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल बांट दिए गए, तो उनका आईटीसी नहीं मिलता। अगर आईटीसी ले लिया गया है तो उसको आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो कोई अच्छी बात है। सेम फ्री सैंपल केस में अगर आपने आईटीसी ले लिया है तो सप्लाई माना जाएगा शेड्यूल 1 के हिसाब से, वैल्यू रूल 30 के हिसाब से लगेगी, आईटीसी आपको मिल जाएगा, आपको उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, आईटीसी मिल जाएगा। अगर आईटीसी नहीं लिया तो फिर इसे ब्लॉक क्रेडिट में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बेटा सेक्शन 74, 129, 130, ये जो मिस स्टेटमेंट या मिस जजमेंट के सेक्शन होते हैं उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जो आपने इसमें टैक्स पे किया। 74 होता है मिस स्टेटमेंट का, 129 डिटेंशन सीजर गुड्स के केस में लगता है और 130 कॉन्फिस्केशन का केस लगता है।
तो इन सारे केसेस में आपको जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मोटर व्हीकल के केस में आपको आईटीसी कब कब नहीं मिलेगा? जब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, पर्सन के लिए यूज किया जा रहा हो और उसकी कैपेसिटी 13 से कम हो। बाकी सारे केस में आईटीसी मिल जाता है। वेजल एयरक्राफ्ट के केस में भी सेम है बेटा, पर्सन के लिए यूज हो रहा है नॉर्मली तो आईटीसी नहीं मिलेगा, फर्दर सप्लाई में यूज हो रहा है गुड्स का केस है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। सिमिलरली इन्हीं लोगों की सर्विसेज के लिए, जो गाड़ी आती है उसके लिए मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, सर्विसिंग ले रहा हूँ, पेमेंट ले रहा हूँ, तो अगर मैन गुड्स का आईटीसी अलाउड था तो उसका भी आईटीसी मिल जाएगा, अगर नहीं अलाउड था तो आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा ऐसे गुड्स जो फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी, हेल्थ ट्रीटमेंट है, इन सब का आईटीसी नहीं मिलता। हेल्थ फिटनेस सेंटर का आईटीसी नहीं मिलता, टेबल बेनिफिट का नहीं मिलता। कब मिलेगा? जब लॉ में लिखा हुआ है या फर्दर सप्लाई के लिए यूज किया जाए। फ्री सैंपल का भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप लेवे तो आपको पहले टैक्स पे करना पड़ेगा, सप्लाई को टैक्स पे करना पड़ेगा तो रिसिपेंट को आईटीसी मिल जाएगा उसका। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बेटा वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के केस तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी अटैच होनी चाहिए, हाँ उसके अंदर अगर पाइपलाइन है तो वो भी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम का आईटीसी नहीं मिलता है, एनआरटीपी का भी नहीं मिलता है, सीएसआर का भी आईटीसी नहीं मिलता है, फिशर कदम का आईटीसी नहीं मिलेगा, डोज डिस्पर्स का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, और 70 पर 121 में पे किया उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ये पूरा ही एरिया इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना। अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और डेविड गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज सी अमित मिश्रा। थैंक यू।